दोस्तों हम आप बच्चों को यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का पूरा कोर्स तैयार करा रहे हैं। तो बच्चों हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं, जो कि हमारा मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहला लेसन हम स्टार्ट करा दिए हैं, क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल्स, या आप कह सकते हो क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज। तो इसके ऊपर बच्चों हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने जो फ्रोन की बुक से जो लेसन नंबर 2 है उसको कंप्लीट कर लिया है। और अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं बच्चों वो डिस्कस कर रहे हैं लेसन नंबर 3 के ऊपर, यानी कि ये आपका देखिए एक बार सिलेबस भी मैं आपको बता देता हूँ। इस सिलेबस में हम जो क्लासिकल मॉडल है, ये वाला मॉडल, इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वाली वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो एक तो ये टॉपिक करेंगे फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसके अलावा कैम्ब्रिज अप्रोच टू दी क्वांटिटी थ्योरी, इसके अलावा क्लासिकल एग्रीगेट डिमांड कर्व और किस तरीके से क्लासिकल एग्रीगेट डिमांड की वजह से प्राइस डिटरमाइन होता है। इससे पिछले वाली वीडियो में या पिछले वाले चैप्टर में भी आप कह सकते हो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो क्लासिकल मॉडल है उसमें एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट डिटरमाइन होता है। इस वाले वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से प्राइस डिटरमाइन होता है। बच्चों मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता देता हूं कि हमने पढ़ा था कि जहां पर डिमांड, देखिए हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था वो पढ़ा था कि जहां पे डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर बराबर बराबर होगी वहां पर हमारा एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होगा। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बच्चों, ये हमारा डिमांड ऑफ लेबर है, ये सप्लाई ऑफ लेबर है और ये हमारा जो रियल वेज रेट है वो डिटरमाइन हो गया, ये एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन हो गया। और इसी बेस पर आपका एक तरीके से आप कह सकते हो कि आउटपुट जो है वो डिटरमाइन हो गया। ठीक है, ये भी आपका आउटपुट डिटरमाइन हो गया, ये आपका वाई का लेवल है। तो बच्चों यहां पे आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो वाई का लेवल है, ठीक है, ये आपका एक तरीके से आउटपुट भी डिटरमाइन करता है। किस तरीके से होता है, जैसे एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, सॉरी मैंने गलत बना दिया। क्लासिकल मॉडल में एग्रीगेट डिमांड तो डाउनवर्ड होता है और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इस तरीके से होती है, जिसकी वजह से ये वाला जो लेवल है ये प्राइस का लेवल है और ये हमारा आउटपुट का लेवल है। तो अब हम जो डिटरमाइन कर रहे हैं वो डिटरमाइन कर रहे हैं कि किस तरीके से प्राइस डिटरमाइन होता है इन दी क्लासिकल मॉडल, यानी कि क्लासिकल मॉडल में किस तरीके से प्राइस डिटरमाइन होता है। अब हम पूरे के पूरे वीडियो में आपको यही सब बच्चों समझाने वाले हैं। तो ये चैप्टर हम फ्रोन की बुक से ले रहे हैं जो कि लेसन नंबर 3 है। तो बच्चों इसके अलावा हम कुछ वीडियो हमारी प्राइवेट भी हैं, तो अगर आप हमारी सारी की सारी वीडियो देखना चाहें तो हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको यूपीएससी का कोर्स मिलेगा बच्चों, बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस में। हम आपको पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट कोर्स हम बच्चों कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका अगर फिर भी आपके मन में मान लीजिए कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे कंटिन्यू करा रहे हैं इस टॉपिक को। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फिशर की। देखिए फिशर की जो क्वांटिटी थ्योरी है उसको ट्रांजैक्शन थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि जो फिशर थे उनका ये मानना था कि जो मनी की डिमांड की जाती है वो की जाती है फॉर दी पर्पज ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी कि देखिए अगर हम केंज की थ्योरी की बात करें, आगे फर्दर हम बात करेंगे, तो किसी मनी की जो डिमांड है वो 2 वजह से की जाती है, 3 वजह से की जाती है बल्कि। एक तो ट्रांजैक्शन पर्पज, दूसरा है फॉर दी पर्पज ऑफ स्टॉक, यानी कि आप कह सकते हो प्रिकॉशनरी पर्पज एंड स्पेकुलेटिव पर्पज। तो यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शन पर्पज की मनी डिमांड है। तो यहां पे बच्चों में सबसे पहले ये बताया गया है कि इन क्लासिकल मॉडल क्वांटिटी ऑफ मनी डिटरमाइंड एग्रीगेट डिमांड। देखिए हमने जैसा कि आपको बताया कि किसी भी प्राइस जो डिटरमाइन होती है, एग्रीगेट सप्लाई तो हम पिछली वीडियो में हम समझ चुके हैं कि एग्रीगेट सप्लाई किस तरीके से बनता है। एग्रीगेट डिमांड इस तरीके से डाउनवर्ड बनता है, इस तरीके का डाउनवर्ड होता है और ये हमारा प्राइस डिसाइड हो गया, ये हमारा आउटपुट डिसाइड हो गया। अब यहां पे बच्चों आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो मनी सप्लाई है या मनी क्वांटिटी ऑफ मनी आप कह सकते हो, एम जो है, एम इस एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगा। और एम अगर जब एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगा, अगर मैं जैसे नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं कि एम अगर बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा और इस तरीके से ऊपर की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से प्राइस भी इन्फ्लुएंस होगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो मनी सप्लाई है वो एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करके प्राइस को इन्फ्लुएंस करेगी, लेकिन आउटपुट को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, क्योंकि आउटपुट जो है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर सकता है, आउटपुट जो है वो पॉपुलेशन पे डिपेंड कर सकता है, आउटपुट जो है वो एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे डिपेंड कर सकता है,
गिवन ये सब चीजें हमें कांस्टेंट मानने के बाद ही तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन बनता था। लेकिन जो प्राइसेस है वो एग्रीगेट डिमांड पे डिपेंड करेगा और एग्रीगेट डिमांड जो है वो मनी सप्लाई पे डिपेंड करेगी। तो यही सब बातें बच्चों हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। पूरे कंसेप्ट को मैंने एक तरीके से आपको शॉर्ट में समराइज कर दिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि प्राइस लेवल इज प्रोपोर्शनल टू दी क्वांटिटी मनी। तो बच्चों यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए फिशर का एक थ्योरी है, फिशर को हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की बात कर रहे हैं। तो बच्चों हालांकि हमने ऑलरेडी फिशर के ऊपर ऑलरेडी थ्योरी बना रखी है डिफरेंट कोर्सेज के लिए, लेकिन यहाँ पे हम जो स्पेसिफिकली बना रहे हैं वो यूपीएससी के स्टूडेंट के हिसाब से ही बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले फिशर की इक्वेशन कहती है कि जो मनी डिमांड है वो मनी सप्लाई के बराबर होगी। ये सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब क्वेश्चन ये है कि मनी डिमांड क्या है। मनी डिमांड को उन्होंने कहा पी टी। अब आपकी बुक में इसको पीटी लिखा हुआ है, कई जगह वाई लिखा होता है, कई जगह क्यू लिखा होता है, तो मैं पीटी लिख देता हूं। इक्वल टू यहां पे है एमवी। ये दो चीजें बोली, आप चाहो तो इसको पी वाई भी लिख सकते हो और एमवी। ठीक है जी। अब मैं आपको समझाता हूं कि दोनों का क्या मतलब है। एमवी, ठीक है जी। अब इसका मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पे वाई का मतलब है आउटपुट से, आउटपुट से, और एम का मतलब है हमारा एक तरीके से आप कह सकते हो क्वांटिटी ऑफ मनी से, और v का मतलब हमारा वेलोसिटी से, वेलोसिटी से। यानी कि हमें यह समझना है बच्चों, हमें यह समझना है बच्चों कि जो हमारी वेलोसिटी है ये डिपेंड करती है पॉपुलेशन पर, पॉपुलेशन पर। यानी कि जो हमारा आप कह सकते हो कि जो ट्रांजैक्शन है वेलोसिटी है। वेलोसिटी का क्या मतलब बच्चों मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए 500 रुपये मुझे दिए, सबसे पहले मेरे पास आए, चाहे वो आरबीआई से आए हों, चाहे कहीं से 500 रुपये सबसे पहले इकोनॉमी में आए और वो मेरे पास आए। मैंने ए व्यक्ति को क्या किया, उससे पिज्ज़ा खाया और 500 रुपये उसको दे दिए। उसने क्या किया, बी को दे दिए। बी ने क्या किया, सी को दे दिए। तो इस केस में 500 रुपये का जो नोट है वो 1500 रुपये के बराबर का ट्रांजेक्शन कर रहा है। यानी कि 500 गुणा 3 लोगों के पास पहुंच गया, तो उसने 1500 रुपये का ट्रांजेक्शन कर दिया। इसका मतलब एम वी को मिलाकर हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी। तो यहां पे जो सप्लाई ऑफ मनी है वो वी तो कांस्टेंट है। वी कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट है, जिसकी वजह से अगर एम डबल होता है तो प्राइस भी डबल हो जाएगा अगर हम आउटपुट को कांस्टेंट मान लें। मैं आपको देखिए एग्जांपल से ही समझाने की कोशिश करूंगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाता हूं और फिर मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए बाद में ले लेंगे इसको नीचे। देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों। सबसे पहले हम मान रहे हैं कि m की वैल्यू जो है वो 1000 है। बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। v वेलोसिटी हमने मान लिया वेलोसिटी 5 है। y हमने यानी कि आउटपुट मान लिया चलिए 100 है। तो लेट्स सी की प्राइस कितना होगा। तो इसका मतलब जैसे कि क्वेश्चन में बताया mv इक्वल टू pt होता है या py होता है, तो p इक्वल टू क्या होगा mv, ठीक है, mv अपॉन में y। इसका मतलब ये हुआ कि m की वैल्यू हमने माना 1000 है इंटू 5 और अपॉन 100। तो इसका मतलब है कि 5000 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो जो प्राइस लेवल आएगा वो 50 आएगा। अब हम ये मान के चल रहे हैं, सपोज कीजिए कि ये जो प्राइस है ये v कांस्टेंट रहता है और y कांस्टेंट रहता है और m जो है वो डबल हो जाता है 2000। इस केस में p की वैल्यू जब निकालने बैठोगे आप तो p का वैल्यू कैसे लिखोगे, 2000 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 100। इसका मतलब यहां पे आपकी जो वैल्यू है वो 100 आएगी। तो ये समझाने की कोशिश की जा रही है बच्चों कि जैसे ही आपने मनी की सप्लाई बढ़ाई, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ाई, आपका जो प्राइस है वो भी बढ़ गया और ना केवल बढ़ा बल्कि प्रोपोर्शनल रूप में बढ़ा। तो बच्चों ये पूरे के पूरे कंसेप्ट को हम यही आपको समझाने की कोशिश की गई है और हम अपने टॉपिक को वापस ले लेते हैं जो कि हमें आपको समझाना है। देखिए मैं आपको ये समझा देता हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि इन द क्लासिकल मॉडल, इन द क्लासिकल मॉडल क्वांटिटी ऑफ मनी डिटरमाइन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड को डिटरमाइन करती है, विच इज टर्न डिटरमाइन प्राइस एंड प्राइस इज प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई। यानी कि क्लासिकल मॉडल में जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो डिटरमाइन करती है एग्रीगेट डिमांड को और एग्रीगेट डिमांड डिटरमाइन करता है प्राइस को। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना चाह रहा है कि अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ेगा। ये इसका मतलब सिंपल सा ये है। इसका मतलब ये है कि यहां पे देखिए इक्वेशन बताई गई है, जैसा कि हमने आपको बताया, m का मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी, v का मतलब ट्रांजैक्शन या वेलोसिटी ऑफ मनी,
जैसा कि हमने आपको बताया। इसका मतलब है कितने लोगों के हाथों में पैसा पहुंचता है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। पीटी का मतलब प्राइस लेवल है, आप इसे प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हो अगर गुड्स एक से ज्यादा है, और अगर आप एक गुड्स लेके चल रहे हो तो आप प्राइस बोल सकते हो। इसके अलावा टी का मतलब है वॉल्यूम, यानी कि कितने ट्रांजैक्शन होते हैं। कई बार इसको क्यू बोल दिया जाता है, कई बार इसको वाई बोल दिया जाता है। और पीटी का मतलब होता है टोटल डिमांड ऑफ मनी, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, यानी कि अगर 10 गुड्स 100 रुपए के हिसाब से खरीदी जाती है तो 1000 की टोटल मनी डिमांड है। यहां पे बच्चों, यहां पे आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि आउटपुट इज मेजर ऑफ रियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इट इज सप्लाई डिटरमाइंड, मनी सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी, यानी कि जो एम है उसको मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी करता है। वीटी जो है वो हमने कांस्टेंट माना है, ठीक है, जो कि डिपेंड करता है पॉपुलेशन पर, लोगों की पेमेंट करने की हैबिट पर, पेमेंट और टेक्नोलॉजी पर। तो ये सारे के सारे फैक्टर हैं और इसको हमने कांस्टेंट माना है, क्योंकि हमारा फोकस वेलोसिटी का असर नहीं बताना प्राइस पे। हमारा जो फोकस है वो तो इस बात को फोकस करना है कि क्वांटिटी ऑफ मनी का असर क्या पड़ेगा प्राइस लेवल पे, ठीक है। तो यहां पे हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम अपनी इक्वेशन कहती है कि अगर हम अपनी क्वांटिटी को डबल कर दें, अगर हमने जैसा आपको बताया थ्योरी ये कहती है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कि अगर हम अपने प्राइस को डबल कर दें, सॉरी मनी क्वांटिटी को डबल कर दें तो प्राइस भी डबल हो जाएगा। यानी कि क्वांटिटी ऑफ मनी जो है अगर वो आधी रह जाती है, हाफ हो जाती है, तो प्राइस लेवल भी हाफ हो जाएगा। यानी कि रियल टर्म में, रियल टर्म का क्या मतलब है कि जो रियल फैक्टर है, रियल फैक्टर जो है वो चेंज नहीं होंगे। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर आपकी एम डबल हो जाता है तो प्राइस भी डबल हो जाएगा, लेकिन जो सामान आप खरीद रहे हो वो उतना ही खरीदोगे जितना आप पहले खरीद रहे थे। तो ये बेसिक बात है बच्चों। इसके अलावा हमारे को ये जो बुक है इसने एक तरीके से आप कह सकते हो कैम्ब्रिज अप्रोच ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी बताने की कोशिश की है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि एग्रीगेट डिमांड को डेरिवेट करने में क्लासिकल आप कह सकते हो कैम्ब्रिज अप्रोच का कोई रोल होगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि जब हम एग्रीगेट डिमांड डेरिवेट करेंगे तो जो फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है उसी का यूज करेंगे। यानी कि फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहती है बच्चों, मैं बहुत सिंपल तरीके से एक बार और समझा देता हूं। फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहती है कि अगर आप मनी की सप्लाई को बढ़ाओगे तो प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि जब आप मनी की सप्लाई को बढ़ा देते हो तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा गुड्स की डिमांड करेंगे। जब ज्यादा गुड्स की डिमांड करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है वो बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो प्राइस लेवल है वो बढ़ेगा, क्योंकि जो आपका आउटपुट है, एग्रीगेट सप्लाई है, उसको हम ऑलरेडी फिक्स मान चुके हैं। यानी कि जब ज्यादा पैसा आ जाएगा और वो कुछ गुड्स की चेज करेगा तो डेफिनेटली जो प्राइस लेवल है वो बढ़ेगा। हालांकि आपको कैम्ब्रिज की थ्योरी है तो ये मैं आपको बता देता हूं, हालांकि इसमें कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। देखिए कैम्ब्रिज की थ्योरी कहती है कि जो मनी डिमांड की जाती है, मनी डिमांड जो की जाती है, जैसे जो फिशर की थ्योरी है वो मनी सप्लाई पे ज्यादा फोकस करता है, यहां पे जो फोकस है वो किया गया है एक तरीके से जो पैसा आप स्टोर रखते हो। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, मनी डिमांड क्यों की जाती है। सबसे पहला तो के, यानी कि इनकम का वो हिस्सा जिसे लोग होल्ड करना चाहते हैं कैश के रूप में, यानी कि एक तरीके से स्टोर ऑफ जो मनी का दूसरा फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू, उसके लिए। तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया, पी वाई से, यानी कि ये हमारी मनी की डिमांड है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इनकम का जो प्रोपोर्शन है, देखिए ये हमारा जैसे मान लीजिए 1/5 हम मान लेते हैं के की वैल्यू को, ठीक है। ये आपका y जो है वो रियल आउटपुट है, p जो प्राइस है। अब मान लीजिए मैं आपको समझा देता हूं इसको। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा, ये चलिए हम 10 मान लेते हैं और क्वांटिटी को भी 10 मान लेते हैं। इसका मतलब अगर हम नॉमिनल टर्म में y अगर हम नॉमिनल टर्म में लिखें तो ये हमारा 100 है, और अगर हम y को रियल टर्म में लिखें, मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ रियल टर्म के लिए, तो ये y जो है हमारा 10 है। ओके बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ सिंपल तरीके से कि हमारा जो मनी डिमांड है वो हमेशा मनी सप्लाई के बराबर होता है इक्विलिब्रियम लेवल पे खास तौर पे, और ये किसके बराबर हुआ, के पी वाई के, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मनी सप्लाई है एम, ये जो एम है इसको इसके बराबर लिख सकते हो आप, मनी एम को डिवाइड कर देंगे के वाई से इक्वल टू प्राइस, यानी कि ये आपका प्राइस का लेवल आ गया। अब जैसे फिशर का जो फोकस था वो इस एम पे था, यानी कि फिशर का मानना था कि एम को अगर आप डबल कर दोगे तो प्राइस डबल हो जाएगा। जो कैम्ब्रिज अप्रोच के अर्थशास्त्री हैं मार्शल, पीगू, इनका यह मानना था कि जो के है, के का मतलब है कितना परसेंट आप होल्ड करते हो। देखिए मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल से कराता हूं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए
सपोज कीजिए कि हमारी m की वैल्यू जो है वो 1000 है, k जो है वो 1/5 है, और जो y का लेवल है, मान लीजिए आउटपुट का लेवल है वो 100 है। तो हम प्राइस लेवल पता करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि p की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे बच्चों? p की वैल्यू m यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 1/5, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर जाके वो 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1/5 है ना, तो 1/5 ऊपर जाएगा तो 5 × 1 बन जाएगा, और डिवाइड कर दोगे आप इसको एक तरीके से आउटपुट से, यानी कि 100 से, तो आपका जो एक्चुअली आंसर आएगा वो 50 आएगा। अब देखिए, ये आपने जो डिवाइड किया वो एक तरीके से 1/k जो है वो v का ही काम कर रहा है। आप देखिए ना, पहले भी तो आप यही करते थे। पहले आप क्या करते थे, mv जो था उसको आप t से डिवाइड करते थे। सेम चीज यहाँ पे हुई है, सेम चीज तो हुई है, क्योंकि v ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और t नीचे डिवाइड हो गया। तो सेम फार्मूला है, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो, लेकिन उनका ये फोकस रहा है वो इस k के ऊपर रहा है। यानी कि अगर आप इस k की वैल्यू को 1/10 कर देते हो, यानी कि आप कम पैसा रखते हो, होल्ड करते हो, 1/10 होल्ड करते हो, तो ये अगर ये 10 हो जाए, ये 10 की जगह ये 10 हो जाए, तो डेफिनेटली आपका जो प्राइस है वो भी 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब जैसे फिशर का जो फोकस रहा वो m पर रहा, वैसे ही जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट है उनका जो फोकस रहा वो इस के पे रहा। यानी कि अगर आप ज्यादा पैसे को होल्ड करते हो तो जो प्राइस लेवल है वो गिरेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ज्यादा पैसा होल्ड करने का मतलब है कि आप पैसे को कम खर्च कर रहे हो। और अगर आपने पैसे को कम होल्ड किया तो जो प्राइसेस है वो बढ़ेंगे। बच्चों यही बेसिक बात है जो आपको समझनी है। अब मैं आपको जो ये इसमें लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे बच्चों यही बताने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हमें इक्वेशन बता दी गई है, इक्वेशन वाइज हमें बताने की कोशिश की गई है कि जहाँ पे मनी डिमांड इक्वल टू KPY है। यहाँ पे K का मतलब है अब जो प्रोपोर्शन है, यानी कि इनकम का कितना प्रोपोर्शन आप होल्ड करते हो। P का मतलब प्राइस लेवल से, Y का मतलब आउटपुट से। यहाँ पे जो Y है वो रियल आउटपुट को डिनोट कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार हम पैसे को होल्ड क्यों रखते हैं। सॉरी, K नहीं है, ये 1/5 यानी कि K की वैल्यू को। तो पैसे को होल्ड क्यों रखते हैं बच्चों? क्योंकि देखिए, पैसा बहुत कन्वीनियंट है, आप जब चाहे तब खर्च कर सकते हो, जहां चाहे तब खर्च कर सकते हो, आपको सिक्योरिटी फील कराता है। सो कन्वीनियंस दैट मनी प्रोवाइड इन ट्रांजेक्शन देन अदर स्टॉक ऑफ मनी। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसको अपने पास रखने से किसी भी तरीके का इनकम नहीं मिलती, यानी कि एक तरीके से इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नुकसान करना पड़ता है। तो यही सब बातों की वजह से आप K का फीचर है, यानी कि K का फीचर क्यों रख के, मैंने पैसा को क्यों होल्ड रखा जाता है? नंबर 1 ट्रांजेक्शन के लिए, ताकि जरूरत पड़ने पर आप खर्च कर सको। दूसरा सिक्योरिटी के लिए, और इसके अंदर आपको कोई पैसा मिलता नहीं है, कोई रिटर्न मिलता नहीं है। इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में बच्चों मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, यही सब बातें जो हमने ऑलरेडी बताई हुई हैं। अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ आपको, तो यही सब बातें हैं जो आपको यहाँ पे बताई हुई हैं, वो सारी की सारी बातें इस पूरी की पूरी क्वेश्चन में बताई हुई हैं। तो बेसिक तरीके से हम जो अब यूज करेंगे वो है हमारा एग्रीगेट डिमांड को कैसे डेरिवेट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट सपोज, देखिए ये सब कंसेप्ट के अलावा हमने, देखिए यहाँ पे ये कंसेप्ट है, ये हमने ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक बार ये वाला कंसेप्ट आप समझ लीजिए, एक बार ये वाली वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर हम इस टॉपिक पे वापस आते हैं। वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिकल एग्रीगेट डिमांड कर्व की, और साथ ही साथ समझेंगे कि क्लासिकल एग्रीगेट डिमांड के थ्रू इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है प्राइस और आउटपुट का। तो सबसे पहले आप तो ये समझ लीजिए कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो थे उनके हिसाब से जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी होती है उनकी सहायता से उन्होंने एग्रीगेट डिमांड कर्व को ड्रॉ किया। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमने फिशर की इक्वेशन पढ़ी हुई है, जिसमें हमने पढ़ा था कि P = mv/t होती है, चाहे तो T कह लो या Y कह लो, एक ही बात है। तो सपोज कीजिए, चलिए हम मान लेते हैं कि m की जो वैल्यू है वो है हमारी 100, हम सिंपल मान लेते हैं m 100 है, और v जो है वो कितना है, v मान लीजिए, चलो 2 मान लेते हैं, और y की वैल्यू को चलिए मान लेते हैं 50। ओके जी, तो p की वैल्यू कैसे आएगी? p बराबर mv यानी कि 200 ऊपर हो गया, और p की वैल्यू, y की वैल्यू हमने क्योंकि 100 लिखी हुई है इसलिए प्राइस की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी? 50 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगी। इसका मतलब हम सिंपल समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अगर जीडीपी का लेवल 50 है तो प्राइस का लेवल 4 होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ये वो कहना चाह रहा है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम m और v को कांस्टेंट मान लें और इस y को हम बढ़ाकर
कितना कर देते हैं, y को बढ़ाकर हम कर देते हैं, चलिए 100 मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसे 100 से डिवाइड करोगे तो 2 आंसर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका आउटपुट का लेवल बढ़ जाता है तो आपका प्राइस का जो लेवल है वो 2 घट जाएगा। यानी कि अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख पाओगे कि ये 200 ही आएगा, इसका टोटल सम जो होगा वो 200 ही होगा। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये 25 रुपए हो जाती है, सपोज कीजिए 25 हो जाती है, तो जब आप 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 आएगा। यानी कि अगर 25 यहां पे मैं लिख दूं, 25 लिख दूं मैं यहां पे सपोज कीजिए, तो ये कितना होगा, ये 8 रुपीज हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए आपको बात। यानी कि अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, इनको जोड़ दें, तो जो डिमांड कर्व बनेगा वो इस तरीके से हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व कहलाएगा। अब ये एग्रीगेट डिमांड कर्व किस शेप में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों है, क्योंकि इसको अगर मल्टीप्लाई करें, 8 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करें तो भी 200 आएगा। ठीक है जी। अगर हम यहां पे मल्टीप्लाई करें इस पॉइंट को, यानी कि 50 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो भी 200 आएगा, और 100 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 200 ही आएगा। इसलिए जो ये जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है क्लासिकल इकोनॉमी में, वो जो होता है वो हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होता है। अब आपको यह बात समझनी चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी वजह से मनी सप्लाई बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है, यानी कि अगर ये जो है ये मान लीजिए 100 से बढ़कर 200 हो जाती है, तो डेफिनेटली ये जो है P जो है वो कैसे निकालोगे, 100 से 200 हो गई, तो ये 200 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 50, यानी कि ये कितना आएगा, ये आएगा 400 को करेंगे तो ये आएगा 400 को जब हम डिवाइड करेंगे 50 से। ठीक है। तो अगर मान लीजिए प्राइस लेवल अगर हमें कांस्टेंट रखना है, मान लीजिए प्राइस लेवल को हम कांस्टेंट मान रहे हैं, प्राइस लेवल मान लीजिए 4 को ही मानना है, सपोज कीजिए 4 को, तो जो जीडीपी का लेवल है वो कितना होगा, वो 100 हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं दोबारा समझा देता हूं आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखिए मैं यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा आप बच्चों को। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम जानते हैं कि एमवी इक्वल टू पीटी होता है, बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए, अगर हम इसको कांस्टेंट मान लें और इसको कांस्टेंट मान लें, सब दोनों को कांस्टेंट मान लें, और हम ये जानना चाहें कि y लिख लेते हैं, m का असर y पे क्या पड़ेगा जबकि प्राइस कांस्टेंट रहे, तो इससे क्या होगा कि मनी सप्लाई बढ़ने से जो y है वो भी बढ़ जाएगा। इस केस में अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो जो आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो आपका बिल्कुल राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा इस तरीके से। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सेम इनकम के लेवल पे प्राइस लेवल हाई हो जाएगा, या सेम प्राइस लेवल पे आपका इनकम का लेवल बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आपका इनकम का लेवल सेम रहेगा तो प्राइस का लेवल बढ़ जाएगा, और अगर प्राइस का लेवल सेम रहेगा तो इनकम का लेवल बढ़ जाएगा। यानी कि एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा अगर मनी सप्लाई जो है वो राइज करती है तो, यानी कि मनी सप्लाई राइज करने से जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये बात समझनी है। तो क्लासिकल इकोनॉमी कहता है कि ये जो कर्व है ये डाउनवर्ड होता है, वो हमने समझ लिया। डाउनवर्ड क्यों होता है, बिकॉज क्योंकि प्राइस बढ़ने से, क्योंकि जीडीपी वाई बढ़ने से जो प्राइस का लेवल है वो घट जाएगा, इसलिए डाउनवर्ड होता है। और मनी सप्लाई बढ़ने से राइटवर्ड की ओर शिफ्ट हो जाएगा, वो भी हमने यहां पे समझ लिया है। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट की कि किस तरीके से डिटरमाइन होता है, तो सबसे पहले तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि क्लासिकल इकोनॉमी में जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल शेप में होता है। अब क्वेश्चन ये है कि वर्टिकल शेप क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने माना कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो एक नॉर्मल कंडीशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होगी और काम कर रही होगी तो उस केस में एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो वर्टिकल लाइन में ही होगा, डेफिनेटली वर्टिकल लाइन में ही होना चाहिए। ठीक है। इस केस में वर्टिकल लाइन में ही होगा। और जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो हम समझ चुके हैं ऑलरेडी कि वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगी, डाउनवर्ड होगी। तो जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई डिसाइड हो काटेंगे वहां पर प्राइस लेवल और जीडीपी का लेवल डिसाइड हो जाएगा। जैसा कि यहां पे प्राइस लेवल P0 और जीडीपी का लेवल Y0 दिया हुआ है। अब मान लीजिए किसी वजह से मनी सप्लाई बढ़ जाती है, जो कि हम समझ चुके हैं। मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, जो आपका एग्रीगेट डिमांड का कर्व है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये किसकी वजह से गया एग्रीगेट डिमांड ऊपर की तरफ, यानी कि अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो जो आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और राइटवर्ड शिफ्ट होने से आपका जो जीडीपी का लेवल है वो तो सेम रहेगा लेकिन प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। तो ये आपको समझना है कि अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा।
और जीडीपी का लेवल सेम रहेगा क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर एग्रीगेट डिमांड का लेवल घट जाता है किसी वजह से, मान लीजिए घट जाता है और ये 82 हो जाए, तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि अब आपका इक्विलिब्रियम लेवल कितना हो गया है, y0 हो गया है और प्राइस लेवल P2 हो गया है। तो यहां पर आपको बेसिकली ये बात समझनी है कि अगर मनी सप्लाई आपकी बढ़ती है, मनी सप्लाई क्या करती है, घटती है सॉरी, तो एग्रीगेट डिमांड आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, जिससे प्राइस लेवल भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट ये है। तो आपको ये, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्लासिकल इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड क्यों होता है और ये राइटवर्ड क्यों शिफ्ट करता है, और इक्विलिब्रियम का असर मनी सप्लाई का क्या पड़ेगा वो हम समझ गए। इससे अगली उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने एग्रीगेट डिमांड को डेरिवेट किया। बेसिकली आपको यह याद रखना है कि जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड होता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड होता है, इस तरीके का एग्रीगेट डिमांड कर्व। और अगर ठीक है जी, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है और ये हमारा मान लीजिए प्राइस लेवल है, और अगर मनी की सप्लाई बढ़ जाती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। ये किसकी वजह से बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ने से, जिसकी वजह से प्राइस लेवल भी इफेक्टेड हो जाएगा। तो यही बात आपको देखिए यहां भी देखने को मिलेगी। इसमें समझाया हुआ है कि लेट सपोज वी आर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वी अज्यूम दैट वी आर अंडर दी व्हेन मनी सप्लाई, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एंड मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई। हम इक्विलिब्रियम कंडीशन से शुरू कर रहे हैं। अब इस केस में अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ने से आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी बच्चों, क्योंकि अब आपके पास एक इशू ये है कि आपको अब ज्यादा सामान खरीदना है। भाई अगर आपके पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, ज्यादा प्रोपोर्शन में पैसा आ जाएगा, तो डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ाओगे, आप कंजम्पशन की डिमांड बढ़ाओगे, क्योंकि मेहनत पैसा ज्यादा आपके पास है लेकिन गुड्स है नहीं। जब गुड्स नहीं है तो प्राइसेस बढ़ेंगे। तो यही सारी बातें बताने की कोशिश की गई है बच्चों इस पूरी की पूरी इक्वेशन में। मैं आपको बार बार आपको यही चीज समझा के रिपीटेड हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट तो अच्छी तरीके से समझ में आया ही होगा। तो इस वीडियो में तो बच्चों हम इतना ही करा रहे हैं। अभी हम आपको अगली वीडियो से आपको ये टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि इस तरीके से जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो डिटरमाइन होता है इन दी मॉडल ऑफ क्लासिकल मॉडल। लेकिन बच्चों वो वीडियो पूरी तरीके से प्राइवेट रहेगी और उस वीडियो में हमने एच एल आहूजा सर की बुक का भी यूज़ किया है। तो अगर मैं आप पूरा का पूरा कोर्स एक्सेस करना चाहें तो आप हमारे कोर्स को जरूर बाय कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। इसी तरीके से बच्चों हम आपको पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का पेपर कंप्लीट कराएंगे, अच्छी तरीके से कवर कराएंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह, आपके डाउट्स वगैरह सब कुछ पूरा कवर कराएंगे। तो इसके लिए आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स इसको डाउनलोड कर लेनी चाहिए। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।